हेलो बच्चे लोग, जय हिंद। आप कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल हमने बात की थी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में प्रकाश के विषय में, प्रकाश के परिचय के विषय में बात की थी हमने। और प्रकाश के विवर्तन के विषय में बात की थी। प्रकाश के साथ अन्योन्य क्रिया की बात की थी। हमने बहुत सारी बात कर ली थी। बीच में लाइट चली गई तो अंधेरा हो गया था और इस वजह से फिर वीडियो को फेस करना पड़ा। तो आज दूसरा लेक्चर है इसमें, और इसमें हम बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम में और प्रकाश के गुण के विषय में। प्रकाशिक माध्यम जो है, प्रकाशिक माध्यम जो है कितने प्रकार का होता है? प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम देखिए बच्चा लोग, प्रकाशिक माध्यम जो है प्रकाश के जिस मार्ग से चलता है वो जिस मार्ग से चलता है उससे कुछ ही पार्ट गुजर पाता है, उसकी चाल अलग अलग हो जाती है, जिस वजह से उसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक, तो पहला जो माध्यम है वो है पारदर्शक माध्यम। क्या है? पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम जो है, पारदर्शक माध्यम जो है उसमें क्या होता है कि जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम को प्रकाश का अधिकांश लिखिए चलो। प्रकाश का अधिकांश भाग जिस माध्यम से गुजर जाता है, प्रकाश का अधिकांश भाग जिस माध्यम से गुजर जाता है उस माध्यम को पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उस माध्यम को क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम। ठीक, अच्छा, फिर इसका जो एग्जाम्पल क्या क्या है पारदर्शक माध्यम का? पारदर्शक माध्यम का है जैसे वायु है, और क्या है? जल है, और क्या है? और कांच कह सकते हैं, कांच भी कह सकते हैं। ठीक, फिर इसके अलावा अगर हम निर्वात की बात करें तो निर्वात जो है, निर्वात में प्रकाश का इस पार से उस पार यानी गमन जो करता है वो पूरा का पूरा कर जाता है, 100% गमन करता है। ठीक, इसकी निर्वात की बात करें तो निर्वात भी इसका उदाहरण है। लेकिन निर्वात में क्या है कि निर्वात में प्रकाश जो है 100% गुजर जाता है। ठीक, निर्वात में प्रकाश 100% गुजरता, इसलिए सबसे अच्छा पारदर्शक है माध्यम। इसलिए निर्वात जो है वो सबसे अच्छा पारदर्शक माध्यम है। ठीक, निर्वात में अगर प्रकाश की चाल की बात करें तो सबसे ज्यादा, इसीलिए प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वो कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें चाल कितनी होती है प्रकाश की? इसमें होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सबसे ज्यादा चाल होती है इसमें। ठीक, अच्छा, इसीलिए इसको हम आदर्श पारदर्शक भी कहते हैं। आदर्श क्योंकि ये सबसे अच्छा है, इस वजह से। दूसरा क्या है? दूसरा डाल लीजिएगा, पारभाषक। दूसरा है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम, इसमें क्या होता है? इसमें जो है पारभाषक माध्यम में प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है। प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, जिस वजह से इसमें क्या होता है, कुछ भाग जो होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और उसका इस पार से उस पार या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गुजरता है तो पूरा नहीं गुजर पाता, आंशिक भाग ही गुजर पाता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं पारभाषक। ठीक, तो लिख लीजिए इसमें भी, पारभाषक में जिस माध्यम से होकर प्रकाश केवल
आंशिक भाग, प्रकाश का केवल आंशिक भाग, प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है। प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक, पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच। ठीक, घिसा हुआ कांच की बात करें तो घिसा हुआ कांच से भी पूरा पूरा प्रकाश नहीं जा पाता है। और क्या है, जैसे कह दें हम गंदला जल, क्या कह दें, गंदला जल। और क्या कह सकते हैं, तेल से लगा, तेल लगा जो कागज होता है उसमें से भी प्रकाश नहीं गुजर पाता। तेल लगा कागज, ये तेल से लगा हुआ जो कागज है उसमें भी प्रकाश सही से नहीं गुजर पाता है। ठीक, तो ये पारभाषक हो गया। पारभाषक के बाद देखिए, नोट करिएगा, इसके बाद है अपारदर्शक। अपारदर्शी। ठीक, अपारदर्शी कह सकते हैं या अपारदर्शक कह दीजिए। ठीक, अपारदर्शक। अपारदर्शक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अपारदर्शक यानी इस पार से उस पार नहीं, दर्शक मतलब देखना, यानी इस पार से उस पार ना दिखना। ठीक, और कब नहीं दिखेगा, जब प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाएगा तभी तो। ओके, तो इसमें अपारदर्शक में लिख लीजिएगा, लिखिए अपारदर्शक में जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं गुजरता, आर पार नहीं गुजरता, उस पदार्थ को अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं या अपारदर्शक कहते हैं। उस पदार्थ को अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं या अपारदर्शक कहते हैं, बात वही है। ठीक, अच्छा, अपारदर्शक की बात करें तो अपारदर्शक में क्या होता है, अपारदर्शक में प्रकाश पूर्ण रूप से आ करके टकरा करके परावर्तित हो जाता है या उसको, प्रकाश को वो पदार्थ अवशोषित कर लेता है। ये दो कंडीशन होती हैं। ठीक, चलिए ये तो हुआ अपारदर्शक। अब बात करते हैं किसकी, प्रकाश किरण की। ठीक, प्रकाश किरण के विषय में जान लीजिएगा। प्रकाश किरण, देखिए प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या होता है, देखिए प्रकाश जो है वो जिस पथ से गुजरता है, प्रकाश जिस पथ से गुजरता है उसी पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। अच्छा, ये प्रकाश किरण तो कहते हैं, लेकिन यही प्रकाश किरण का यदि समूह हो जाए, यानी इस प्रकाश किरण के बहुत सारी किरणें हो जाएं तो उसके समूह को हम प्रकाश पुंज कह देते हैं। ओके, हाँ, तो प्रकाश किरण लिख लीजिए। प्रकाश किरण में प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरता है, प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरता है उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 अभिसारी, नंबर 1 है अभिसारी। ठीक, अभिसारी की बात करें तो अभिसारी कौन से होते हैं, अभिसारी में देखिए जो प्रकाश होगा वो विभिन्न मार्गों से आकर एक बिंदु पर एकत्रित होगा। प्रकाश क्या होता है,
विभिन्न मार्गों से आ करके एक बिंदु पर एकत्रित होता है, उसी को हम कहते हैं अभिसारी। ठीक, अभिसारी इसमें लिख लीजिएगा। अभिसारी लिख लीजिएगा। यदि सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों, यदि सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों, एक ही बिंदु पर मिल रही हों, तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी हेडिंग डाल लीजिए अगली, अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज या अपसारी भर डाल लीजिएगा। अपसारी में लिख लीजिएगा। अपसारी में क्या होता है? अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, ऐसे एक बिंदु से बाहर की ओर जा रही हैं और इसमें बाहर से एक बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं, तो ये कौन सी हुई? ये हुई अपसारी। अपसारी में लिख लीजिएगा। अपसारी में लिख लीजिएगा। यदि प्रकाश किरणें एक बिंदु से, यदि प्रकाश किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हों, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ओके, अब समांतर डाल लीजिएगा। समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरणें डाल लीजिए हेडिंग। समांतर में देखिए समांतर में क्या होता है? समांतर में ये प्रकाश किरणें जो होती हैं एक दूसरे से समांतर रेखा में होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक, ऐसे प्रकाश किरण गमन करती हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस तरह से एक दूसरे से समांतर रेखा में होती हैं प्रकाश किरणें। तो हेडिंग क्या है? समांतर। समांतर किरणें भी डाल सकते हो। ठीक, लिखिए इसमें समांतर में, समांतर किरणें लिखिए। समांतर किरणों में लिखिए प्रकाश की किरणें यदि परस्पर समांतर हों, प्रकाश की किरणें यदि परस्पर समांतर हों तो उसे हम यदि प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हों तो उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ओके, चलिए, तो हुए किरणों की बात। अब चलते हैं प्रकाश के गुण की बात। ठीक, प्रकाश के गुण या लक्षण। प्रकाश के गुण। ठीक बच्चा, प्रकाश के गुण की बात करें तो कौन कौन से प्रकाश का गुण है? नंबर 1, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। आप देखे होंगे। ठीक, मान लीजिएगा ये मोमबत्ती है, सॉरी बन नहीं रहा है भाई, ये दीपक जल रहा है, मोमबत्ती जल रही। यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड रख दिया। ठीक, ये प्रैक्टिकल है, आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इन कार्डबोर्डों में हमने क्या किया? छिद्र कर दिया। ये प्रकाश किरण आई और इनमें जब छिद्र किया तो सीधी रेखा में प्रकाश किरण गुजर रही। प्रकाश किरण सीधी रेखा में गुजर रही है और यहाँ पर से आप देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। प्रकाश आपको साफ साफ दिखेगा। और यदि हम इसको थोड़ा से ऊपर कर लें और छिद्र ऊपर हो जाएगा तो प्रकाश किरण यहाँ तक नहीं गुजर पाएगी, फिर इधर प्रकाश किरण नहीं गुजर पाएगी और वो छाया बना लेगी, है ना। तो इस वजह से इससे पता ये चला कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है ना। हाँ, तो इसका प्रकाश का एक प्रथम गुण क्या हुआ कि एक सरल रेखा या सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश नंबर 1 क्या है? प्रकाश
सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2, प्रकाश और क्या है, विद्युत चुंबकीय, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, प्रकाश और क्या है, प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। ठीक, और तीसरा गुण क्या है, तीसरा जो गुण है प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल हमने बताया है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर 10⁵5 आ जाएगा, किलोमीटर में 3 जीरो कम हो जाएंगे, होती है। ठीक, और चौथा गुण क्या है इसका, चौथा गुण इसका क्या है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश की निर्वात में चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है ना। और जो प्रकाश की गुण है और क्या है, प्रकाश जो है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य जो होती है वो कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम। ठीक, हाँ जी, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितनी होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम, 3900 लेकर से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक, 3900 लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अच्छा, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम जो होता है वो एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, ये एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, तक होती है। ओके, और क्या होता है, 4 के बाद जो पांचवा गुण है, पांचवा क्या है गुण, पांचवा गुण ये होता है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से क्या करता है, गुजर सकता है, पारदर्शी माध्यम से ये गुजर सकता है। ठीक, और क्या है, छठवां, प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में चाल जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के जैसे ही माध्यम बदल जाएगा उसकी चाल भी बदल जाएगी। ठीक, अभी इनके विषय में और चर्चा करेंगे। तो और इसका 5-6 हो गए, और हैं इसके गुण, और इसके गुण हैं कुछ। ठीक, तो इस तरह से इसके जो हैं गुण इतने हैं, तो इसके ध्यान दीजिएगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, प्रैक्टिकल किया, या आप ही लोग कर सकते हो। एक पाइप लीजिए, पाइप से देखिए, आपको ऐसे देखिए तो आपको दिखेगा एकदम लाइट, और जैसे कोई टेढ़ा पाइप ले लोगे उससे देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो इसी से आपको पता चल जाता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, प्रकाश की निर्वात में जो चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है, जैसे मान लीजिए वायु है, निर्वात है, जल है, इनसे गुजर जाता है।
और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है। अगर हम उसका माध्यम चेंज कर देंगे तो उसकी चाल भी बदल जाएगी, ठीक। और इसी घटना को हम अपवर्तन भी कहते हैं, इसी घटना को हम अपवर्तन भी कहते हैं। अपवर्तन में यही चीज आप पढ़ोगे, ठीक। नोट कर लीजिए प्रकाश के गुण, फिर नोट कर लीजिएगा इसको। ये तो प्रकाश का गुण था। प्रकाश का परावर्तन देख लीजिएगा भाई, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है? यह बच्चों प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जो है क्या है बच्चा लोग? आप एक बात बताइए कि आप लोग बॉल खेलते हो, दीवार पर फेंकते हो बॉल को, फिर कैच कर लेते हो, दीवार पर फेंकते हो फिर कैच कर लेते हो, अर्थात आप इसलिए कैच कर पाते हो क्योंकि दीवार से रिटर्न होकर आप तक आ जाती है ना। कभी धोखे से दीवार से बाहर चली जाती है तो उसी पार चली जाती है ना। हाँ, तो प्रकाश का भी यही काम है, ठीक। प्रकाश का क्या काम है? प्रकाश का काम है कि यदि किसी वस्तु से वो टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होगा और उसी माध्यम में वापस हो जाएगा, है ना। तो यही है प्रकाश का परावर्तन। आई बात समझ में? प्रकाश का परावर्तन क्या है? यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से आता है और सतह से टकराकर उसी माध्यम में रिटर्न हो जाता है, तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आ गई बात समझ में? हाँ, तो जैसे मान लीजिएगा ये परावर्तक सतह है, ये क्या है? परावर्तक सतह है, और यहाँ पर से प्रकाश किरण ऐसे आती है और आ करके इससे टकरा कर इधर रिटर्न हो जाती है ना। इस पार तो आई नहीं, है ना, इसके लिए ये भी दीवार है ना। तो यहाँ पर ये प्रकाश किरण आई और इस बिंदु पर टकराई, टकरा कर इस माध्यम में चली गई, उसी माध्यम में वापस रिटर्न हो गई। अब यहाँ पर देखे बच्चा, तो हम एक अगर काल्पनिक रेखा ऐसे खींचे, एक काल्पनिक रेखा खींचे, ठीक, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? आपतित किरण। आपतित किरण इसलिए क्योंकि ये आने वाली किरण है, ये परावर्तित हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक। इसको तो अभिलंब बोलते हैं। अच्छा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आई कहते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को हम आर कहते हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? आई, और इसको कहते हैं आर। आई का मतलब इंसिडेंट होता है और आर का मतलब रिफ्लेक्ट होता है, ठीक, या रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन में हेडिंग डाल लीजिएगा और एक चित्र बना लेना। इसको मान लीजिए परावर्तक सतह है, इधर कलई लगी हुई है जिस वजह से प्रकाश रिटर्न हो गया, ठीक। अगर इधर कलई नहीं होगी तो प्रकाश इस पार से उस पार निकल जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पारभाषक माध्यम हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा उतना, है ना। तो पारदर्शक माध्यम में प्रकाश का परावर्तन में लिख लीजिए, जब प्रकाश क्या लिखा? जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तथा वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, चित्र बना लीजिएगा ये। और इसी तरह से आपको ये क्या है? ये है परावर्तक परावर्तक, ये है परावर्तक सतह है, ठीक। ये क्या है? ये पॉइंट, ये है आपतन बिंदु। ओके, ये आपतन बिंदु है।
अच्छा, इसका एक स्पेशल केस भी देखेंगे। ठीक, इसका स्पेशल केस क्या होता है वो देखेंगे। स्पेशल केस इसका क्या है? स्पेशल केस क्या है कि ये जो कोण आई है, कोण आर है, ये हमेशा बराबर रहते हैं। ठीक, हमेशा बराबर रहते हैं। लेकिन किस कंडीशन में ये जीरो रहेंगे? किस कंडीशन में जीरो हो जाएंगे? ये उस कंडीशन में जीरो होंगे जब ये आपतित किरण कितनी हो जाएगी? अभिलंब से होकर गुजरेगी, तो उसी मार्ग में ये परावर्तित किरण भी चली जाएगी, तो उनके बीच का कोण जो होगा वो जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन में एंगल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात आई समझ? तो इसमें क्या होते हैं, इनके थोड़े से नाम लिख लीजिए। अभिलंब, अभिलंब की डिफिनीशन क्या है? अभिलंब के विषय में जानते हैं आप। ठीक, अभिलंब किसको कहते हैं? अभिलंब कहते हैं वह काल्पनिक रेखा जो परावर्तक सतह के, वह काल्पनिक रेखा जो परावर्तक सतह के लंबवत होती है उसे अभिलंब कहते हैं। ओके, ये तो अभिलंब की बात हुई। आपतित किरण की बात करें तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। ओके, आपतन कोण को I से, परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अच्छा, और अब इसके बाद ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद अगर आपतित किरण अभिलंब के साथ जीरो कोण बनाएगी ना, तो आपतित किरण अभिलंब के समांतर ही रहेगी। ठीक, हाँ, ओके, चलिए नोट करिए। ये नोट हो गया, ये नोट हो गया, आपका नोट हो गया। चलिए अब आगे लिखिए। प्रकाश के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, इतना कर लिया। परावर्तन के नियम क्या बच्चे? परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम जो है वो दो नियम हैं। कौन कौन से? परावर्तन के जो हैं वो दो नियम है। कौन कौन से हैं? देखिए, परावर्तक सतह है और प्रकाश किरण ऐसे आती है, टकराती है, और यहाँ से अभिलंब डालते हैं तो कोण I और कोण R ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक, और ये क्या होते हैं? आपतित किरण होती है। तो परावर्तन के नियम कौन कौन से दो हैं? नंबर एक, नंबर कोण ये है कि नंबर नियम एक ये है, कोण I जो है वो कोण R के बराबर होता है? यानी कोण I का मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो नंबर नियम एक लिख लीजिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका नियम है, परावर्तन के नियम नंबर एक, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छा, दूसरा लिख लीजिए, दूसरा नियम लिख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना? देखो, तीनों एक ही तल में, इस पार नहीं, तीनों एक ही तल पर है, एक ही बिंदु पर है। ठीक, ओके, लिख लिया। क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। कल पढ़ेंगे हम परावर्तन के प्रकार। ठीक, कल पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।